हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। माय नेम इज जयेंद्र तिवारी और आज हम लोग मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज में अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है। इसमें मैंने जो नेशनल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल और जो इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, इन तीनों को कवर किया है और ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छे से समझ लेना। जो भी आपके एग्जाम आएंगे आगे, उनमें इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। ओके, तो देखते हैं, सबसे पहले नेशनल इश्यूज को डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर सकें। यूपी पीसीएस के जो तमाम सारे एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए इसमें मेरे चैनल पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल अपलोड होता रहता है। सो आप उनको अच्छे से स्टडी करिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी की। स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये देखो, सबसे पहले 31 अक्टूबर 2018 को, ये डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित की। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीजें मैं बॉक्स में कर रहा हूँ, वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपकी ये जो डेट हो गई 31 अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी जयंती थी सरदार पटेल की, वो इंपॉर्टेंट है। 143वीं जयंती थी, है ना। इसके बाद आपका ये जो है, किसने ये आपकी सबसे ऊंची प्रतिमा है ना। तो अब ये देखो कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये जो है 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर 1875। तो ये सारा डेटा भी इंपॉर्टेंट है। गुजरात के नडियाद जिले में, ठीक है, नडियाद जिले में पटेल साहब का जन्म हुआ था, है ना। और तो उनको जो है किन किन नामों से पुकारा जाता है? सरदार बोला जाता है इनको, है ना, सरदार, लौह पुरुष, है ना। भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत के एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। करीब 562 रियासतें थी जिनका इन्होंने एकीकरण किया था, इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क ने इटली का जो है एकीकरण किया था, तो इसलिए भारत का बिस्मार्क किसको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सरदार की जो उपाधि थी, ये इन्हें किसने दी थी? तो हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है, जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, बारदोली सत्याग्रह हुआ था, तो इस सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की जो महिलाएं थी, उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये सब कुछ जो कि पटेल साहब से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब बात करेंगे कि ये जो है कहां पर बनी है ये प्रतिमा। ये गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में केवड़िया स्थित सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर साधु द्वीप पर बनी है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जो आपका बांध है वहां से 3 किलोमीटर दूर है, नर्मदा जिले में ये जो है स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। या तो ऐसे पूछ लेंगे या स्टेटमेंट में दे देंगे कि ये जो आपकी स्टेचू ऑफ यूनिटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, पहले नंबर पर आती है। सेकंड नंबर पे कौन सी प्रतिमा आती है? तो ये आती है, चीन की प्रतिमा है, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। ठीक है, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, ये प्रतिमा अब सेकंड पर आती है, पहले नंबर 1 पर थी। ये 153 मीटर लंबी है। ठीक है, 153 मीटर लंबी है। थर्ड रैंकिंग पे एक जापान की एक प्रतिमा आती है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, वो थर्ड नंबर पर है। और चौथे नंबर पर आती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो यूएसए में है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है? ये 93 मीटर की है। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है, ये कोई टीचर्स रिलेटेड टेट वेट का कुछ एग्जाम हुआ था, यूपी टेट आई थिंक, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट कितनी। देखिए, बिकॉज ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की वजह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट भी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। नंबर 1 पर कौन है? 182 पर स्टैचू ऑफ यूनिटी। नंबर 2 पे स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, इसकी कितनी है? 153 मीटर। फिर जापान की है एक प्रतिमा, और चौथे नंबर पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, 93 मीटर की हाइट है। ओके, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस प्रतिमा के डिजाइनर कौन थे? इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वनजी सुतार ने इस प्रतिमा को डिजाइन किया है।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्माण किस कंपनी ने किया है? एल&टी ने, लार्सन एंड टूब्रो, एल&टी ने इसका निर्माण किया है। और लागत कितनी आई है? 3,000 करोड़। लागत तो आपको पता ही होगी कितना सारा मीन्स को ट्रोल किया गया था इसकी लागत को। ये 3,000 करोड़ में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी बन जाती, एजुकेशन मिल जाती, प्रतिमा बना के क्या फायदा हुआ वगैरह वगैरह। तो ये लागत जो है 3,000 करोड़ की लागत आई थी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनसे कोई क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हमने डिस्कस कर लिया है। आप इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना, है ना। इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा जरूर आरओ के मेंस में, या जो आरओ की आगे आने वाली प्रीलिम्स की परीक्षा होगी उसमें कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा। ठीक है, इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये क्या है? इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी है क्या? ये जो है विदेश मंत्री जो है हमारी सुषमा स्वराज, उनके द्वारा एक पहल है जिसकी शुरुआत की गई है, इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी। इसमें होगा क्या? इसके अंतर्गत दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंगों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। ओके, और ये सिर्फ भारत में ऐसा नहीं होगा, ये 12 देशों के अंदर इन कृत्रिम अंगों का वितरण किया जाएगा दिव्यांग लोगों के लिए। ठीक है, तो 12 देशों में कृत्रिम अंग फिटमेंट कैंप आयोजित किए जाएंगे। वहां पर ये जो अंग है, कृत्रिम आर्टिफिशियल जो पार्ट्स हैं, ये लोगों को दिए जाएंगे। और इसी पहल का नाम दिया गया है इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी। छोटा सा पॉइंट है पर मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2018, है ना। ये एक पॉइंट देखिए आप, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2018 के अनुसार वर्ष 2025 तक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में कितने बिलियन डॉलर के कारोबार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये जो है 400 बिलियन डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये एक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चौथा, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक है, ये होगा लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। जो तीसरा था, थर्ड, जो कि 2017 में दिसंबर में आयोजित किया गया था, कहां पर? वो हुआ था आईआईटी चेन्नई प्लस अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में। ठीक है, तो वो चेन्नई में आयोजित किया गया था। जो चौथा है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, वो लखनऊ में होगा। स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। ओके, देन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा योजना है, और ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। मतलब सबसे ज्यादा लोगों को, करीब 50 करोड़ लोगों को ये योजना कवर करती है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। और इसका शुभारंभ कहां पर हुआ? रांची में। ठीक है, झारखंड में जो रांची है वहां से इसका शुभारंभ हुआ है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इस योजना का मोदी जी ने कहां से शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इंटर स्टेट स्कीम है, रांची से इसका शुभारंभ हुआ है। ओके, और इसमें जो है करीब, जो आपका कैंसर है, हृदय रोग से संबंधित बीमारियां, ऐसी करीब 1300 बीमारियों को इसमें शामिल किया गया इस योजना के अंदर, है ना। उद्देश्य क्या है? हर एक योजना का कुछ एक उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य है अत्यंत गरीब और समाज के वंचित वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार प्रदान करना। ठीक है, गरीब लोगों को और जो समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइड की जाए, ये इस योजना का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 करोड़ परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। अभी याद रखिएगा, इसमें जो है 10 करोड़ परिवार होंगे, और हर एक परिवार को, मतलब एक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। एक फैमिली के अंदर जितने भी लोग आते हैं सबको मिला के 5 लाख का बीमा है। मतलब जैसे आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा इस तरीके से, और आपको हो सकता है यहाँ प्रति परिवार की जगह प्रति व्यक्ति लिखा हो, और ये ट्रू फॉल्स के लिए आ जाए क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर गलती कर जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, प्रति परिवार है, ना कि प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो जो है 10 करोड़ परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए हो तो 14555 ये नंबर है, इस नंबर पर डायल करके इस योजना के बारे में सभी कुछ पता किया जा सकता है। ठीक है, ओके, तो ये सारे पॉइंट्स है। अब अपन लोग देखेंगे इंटरनेशनल
जो इश्यूज हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ये पहला टॉपिक है ये QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये हर साल अपनी रैंकिंग निकालते हैं तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ की, कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है। तो ये जो आपकी शीर्ष यूनिवर्सिटी है इसमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर टॉप रैंक पर आई है, फर्स्ट रैंकिंग पर है। इंपॉर्टेंट ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट रहती है यूनिवर्सिटीज़ की, तो याद रखिएगा। ये नंबर 1 पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नंबर 2 पर है हांगकांग। ठीक है, इंडिया से जो शीर्ष पर है वो 33वें नंबर पर आती है। जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है वो पूरे विश्व में इस रैंकिंग के हिसाब से, जो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग उसके हिसाब से 33rd नंबर पर है IIT बॉम्बे। ठीक है, और शीर्ष 100 में, टॉप 100 में भारत के 8 शिक्षण संस्थान आते हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। 8 शिक्षण संस्थान आते हैं, उनमें जो है आपका IIT बॉम्बे है, इसके बाद दूसरे नंबर पे IIT दिल्ली आता है 40वें रैंकिंग पे, फिर IIT मद्रास है 48वें पे, IC बैंगलोर आया है 50वें पे। तो ये 3-4 जो है आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि QS जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटी रैंकिंग, उसमें इंडिया में टॉप पर है IIT बॉम्बे, नंबर 2 पर है IIT दिल्ली, देन नंबर 3 पर है IIT मद्रास, देन IC बैंगलोर। ये टॉप के जो 4 हैं वो भी याद रखिए आप। ओके, इसके बाद वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2018, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे सूचकांक पूछे जाते हैं UPSC की परीक्षा में। अभी जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी इन्होंने 3-4 सूचकांक पूछ रखे थे, तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। RO का जो मेंस एग्जाम होगा उसके एक हफ्ता पहले मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे के सारे जो इंडेक्सेस होंगे, जो सूचकांक होंगे, उनके बारे में जानकारी रहेगी। ठीक है, तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2018 ये 13वां संस्करण था। ठीक है, इसे जारी कौन करता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। कौन सा संस्करण था, इसको जो सूचकांक होता है उनको कौन जारी करता है। तो ये जो भुखमरी सूचकांक है उसको IFPRI के द्वारा जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसको जारी किया जाता है, IFPRI। ठीक है, और ये जो सूचकांक है इसको देखो, कोई भी सूचकांक होता है तो कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, कुछ आधार होते हैं, कुछ संकेतक होते हैं जिनको स्टडी किया जाता है और उनके अनुसार नंबर दिए जाते हैं हर एक कंट्री को, तब फिर उनकी लिस्ट निकाली जाती है। तो ये जो सूचकांक है इसके 4 आधार हैं, 4 संकेतक हैं, 4 बेसिक बेस हैं। एक है आपका अल्प पोषण, ठीक है, अंडर नरिशमेंट। इसमें आपको नरिशमेंट नहीं मिलती है जैसे बच्चों को, जो मतलब अंडर नरिशमेंट का मतलब है कि एक उम्र में किसी बच्चे को जितना पोषक तत्व तो मिलना चाहिए, जितना पोषण मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, उससे कम पोषण मिलता है, उसे अंडर नरिशमेंट बोलते हैं, अल्प पोषण बोलते हैं। तो वो देखा जाता है। इसके बाद आपका जो है ये जो लंबाई के अनुपात में कम वजन है ना, आपकी इसको बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग, है ना, चाइल्ड वेस्टिंग। तो अगर उसमें ये देखते हैं कि जहाँ के जो बच्चे हैं उनका लंबाई के अनुसार वजन है कि नहीं है ना। ऐसे ही जो आयु के अनुपात में कम लंबाई है ना, चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं इसको, है ना, लंबाई सही है बच्चों की कि नहीं है, या बच्चों की लंबाई कम है उनकी आयु के हिसाब से, स्टंटिंग देखते हैं, है ना। और बाल मृत्यु दर, ये आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ये 4 चीजें देखी जाती हैं और इसके आधार पर ये सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसमें जो है शीर्ष स्थान पर है बेलारूस, है ना, भुखमरी सूचकांक में सबसे अच्छी कंडीशन पे बेलारूस है। देन बोस्निया है, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, बोस्निया एंड हर्जेगोविना एक ही कंट्री है। देन चिली नंबर 3 पर है, नंबर 4 पर कोस्टारिका है, नंबर 5 पर क्रोएशिया है। भारत की रैंकिंग है 103, ठीक है, भारत की रैंकिंग है 103। गंभीर वर्ग में आता है भारत, मतलब बहुत पुअर कंडीशन है नाइजीरिया के साथ। नाइजीरिया और भारत की रैंक भुखमरी जो सूचकांक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें मतलब नाइजीरिया के साथ भारत की कंडीशन जो है रैंक शेयर करता है। जो इसका इंडेक्स स्कोर है, GHI स्कोर है, वो 31.1 है। ठीक है, तो ये स्कोर है, ये 1 से 0 से लेकर 100 तक के पैरामीटर को दिया गया है। जो जिन देशों के GHI स्कोर 100 है वो काफी खराब कंडीशन में है, और जो देश 0 पर हैं वो बेस्ट कंडीशन, मतलब जितना कम होगा GHI स्कोर वो उतना अच्छा है। ठीक है, तो भारत की रैंक कितनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है इससे वो यही है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, 103। बेसिक चीज यही है, और 2017 में 100 थी। ठीक है, स्टेटमेंट में कई बार पूछते हैं तो ये भी पिछले साल की भी दे देते हैं, है ना। और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनमें जो है हमसे खराब पाकिस्तान है, उसकी 106वीं रैंक है। बाकी ज़्यादातर हमसे अच्छे ही हैं,
जो आपका चाइना है उसकी 25वीं रैंक आती है। जो आपका श्रीलंका है वो 67 पर आता है भुखमरी इंडेक्स में। आपका जो नेपाल है, जिसको कि बहुत गरीब देश मानते हैं हम लोग, वो भी हमसे अच्छे हैं भुखमरी में, 72 पर, है ना। जो आपका म्यांमार है पड़ोसी मुल्क, उसकी 82 रैंकिंग है। जो बांग्लादेश है उसकी 86 रैंकिंग है। ठीक है, और इन सब में जो है भारत हमारा इतना पीछे है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 125 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए ये सब चीज़ें काफ़ी इन सब इंडेक्सेस में हम लोग काफ़ी पीछे हो जाते हैं। ओके, अभी ये देखेंगे UNISDRA, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ठीक है, तो ये भी एक रिपोर्ट आई हुई है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट ने क्या देखा है, देखो यार इतनी रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लो कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को पिछले 20 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण कितना नुकसान हुआ है, ये क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। क्योंकि ये किसकी रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। और ये जो भैया संयुक्त राष्ट्र जो कुछ भी रिपोर्ट देता है ना, वो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है ये कि भारत को पिछले 20 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कितनी राशि का नुकसान हुआ है, तो वो 79.5 अरब डॉलर, 79.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और ये जो है सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले जो देश हैं उनकी सूची में भारत का चौथा स्थान है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है यूएसए को, अमेरिका को सबसे ज्यादा लॉस हुआ है ये नेचुरल जो आपके डिजास्टर है ना। नंबर 2 पे आपका आता है चीन, नंबर 3 पे है जापान, और नंबर 4 पर है भारत। ठीक है, तो ये है 79.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ओके, इसके बाद ये जो है एक रेटिंग है वैश्विक आरटीआई रेटिंग, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये ग्लोबल आरटीआई रेटिंग है 2018 की। ओके, इसे किसने जारी किया है, एक्सेस इन्फो यूरोप एंड सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है कि ये जो आरटीआई रेटिंग है ना, ग्लोबल आरटीआई रेटिंग, इसमें जो है सारे देश शामिल नहीं है, सिर्फ उन्हीं देशों को लिया गया जहां पर आरटीआई एक्ट लागू है। आरटीआई जो अधिनियम है ना, आरटीआई अधिनियम, वो जिन जिन देशों में चल रहा है, करीब 123 देश हैं जिनको इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। और उनमें सबसे ज्यादा अच्छी कंडीशन में आरटीआई जहां पर काम कर रहा है ना, जो सूचना का अधिकार सबसे अच्छे से कहां पर काम कर रहा है वो है अफगानिस्तान में। मतलब शीर्ष रैंकिंग पे है अफगानिस्तान, 139 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, और भारत की रैंकिंग 128 के साथ छठवीं है। ठीक है, आरटीआई में भारत की रैंकिंग पूरे विश्व में छठवीं है, छठे नंबर पर है। और 2011, 2012, 2013 में इन तीनों में भारत की रैंकिंग सेकंड थी, और उसके बाद से रैंकिंग गिरी है इंडिया की आरटीआई के मामले में। तो फिलहाल छठे रैंकिंग पे है, इतना याद रखिए, इतना बहुत है। इसके बाद मानव पूंजी सूचकांक, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2018, ये जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक की पहली रिपोर्ट है, ये फर्स्ट रिपोर्ट है। और इसमें शीर्ष स्थान किसे दिया गया, सिंगापुर को। मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल के मामले में सबसे अच्छी कंडीशन में कौन सा मुल्क है, वो है सिंगापुर, सबसे अच्छी कंडीशन में। इसके बाद आपका द्वितीय पर है आपका दक्षिण कोरिया, तीसरे पे जापान है, चौथे पे हांगकांग है, और भारत जैसे कि हमेशा सबसे पीछे रहने वाले देशों में है, तो 115 रैंकिंग पर आता है आपका भारत विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की मानव पूंजी सूचकांक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कोई भी सूचकांक है उनसे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि उन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। ठीक, उन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, कम से कम 2 देश आप याद रखो, पहले और सेकंड पे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, भारत का रैंक 115 है, जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक, और शीर्ष स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे पे जो है आपको मिल जाएगा साउथ कोरिया। इतनी चीजें आप हर एक इंडेक्स के बारे में याद रखिए। ओके, देन भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्वाचित हुआ है। ठीक है, जो आपका यूएनएचआरसी है उसमें भारत 3 वर्षों के लिए जो नए 18 सदस्य चुने गए हैं, तो उसमें भारत को भी चुन लिया गया है। और इसकी जो आपका यूएनएचआरसी है, इसकी स्थापना हुई थी आपके 15 मार्च 2006 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके पहले भी भारत 2011 से 2014 तक 3 सालों के लिए परिषद में था।
फिर 2014 से लेकर 2017 तक परिषद में था, और अभी जो है 3 सालों के लिए इसको चुना गया है, और 1 जनवरी 2019 से इसका जो है टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये है, याद रखिएगा। इसके इकोनॉमिकल इश्यूज हैं वो देख लेता है। आपका एक ये सूची आई थी, श्रेष्ठ 100 ग्लोबल ब्रांड 2018, ठीक है। तो श्रेष्ठ 100 ग्लोबल ब्रांड 2018 सूची के अनुसार विश्व का श्रेष्ठ ब्रांड कौन बन गया है। नंबर 1 पे जो है ब्रांड जाएंगे तो एप्पल नंबर 1 ब्रांड है इस समय विश्व में, और नंबर 2 पर है गूगल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नंबर टॉप पर कौन सा ब्रांड है इस समय, एप्पल, नंबर 2 पर है गूगल। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में सुरक्षित पेयजल सेवा मुहैया कराने हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 240 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किन किन के बीच में, इंडियन गवर्नमेंट और एडीबी के बीच में, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। किस लिए, वेस्ट बंगाल के 3 जिले हैं वहां पर सुरक्षित पेयजल मुहैया कराया जाएगा, उसके लिए 240 मिलियन डॉलर का ऋण लिया है। देन आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2018 तक भारत का विदेशी ऋण कितना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जून 2018 तक भारत का विदेशी ऋण था 514.4 बिलियन डॉलर। रिपोर्ट किसने जारी करी है, आरबीआई ने। याद रखिएगा 514.4 बिलियन डॉलर, ठीक है। देन वर्ल्ड बैंक ने बजट क्रंच जारी किया है। वर्ल्ड बैंक ने एक बजट क्रंच जारी किया है जो कि दक्षिण एशिया की आर्थिक स्थिति पर फोकस है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने एक बजट क्रंच जारी किया है जिसमें इन्होंने साउथ एशिया की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसके बारे में बातें करी हैं, उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। तो इन्होंने ये बताया है कि दक्षिण एशिया की वर्ष 2018 में वृद्धि का अनुमान कितना लगाया इन्होंने, 6.9%, 6.9%, और 2019 में 7.1% का अनुमान लगाया है। अभी जो दक्षिण एशिया है वहाँ की जो इकोनॉमी है काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रही है, तो उसका जो है इतना अनुमान लगाया है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत की वृद्धि 2016 में कितनी रही, 7.1, 2017 में कितनी रही, 6.7, और 2018-19 का अनुमान कितना है, 7.3। तो ये जो है वर्ल्ड बैंक की जो ये सारे अनुमान हैं और ये जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। 7.1 फॉर 2016, 6.7 फॉर 2017 एंड 7.3 फॉर 2018-19, ठीक है। इसके बाद रीइन्विगोरेटिंग ट्रेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रिपोर्ट। रीइन्विगोरेटिंग ट्रेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है, इसको याद रखो, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक तथा डब्ल्यूटीओ, ये तीनों मिलके ये आपकी जो रिपोर्ट है रीइन्विगोरेटिंग ट्रेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रिपोर्ट, आप समझ रहे हो, ये जो है ट्रेड रेट से रिलेटेड एक रिपोर्ट है जिसको जारी किया गया है। पूरे आपके ग्लोबल में कैसे ट्रेड हो रहे हैं, कैसी ग्रोथ हो रही है, तो इन सब चीज़ों को लेकर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगी वो यही है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ तीनों मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको कौन जारी करता है, अनटैड, यूएनसीटीएडी के द्वारा जारी करी जाती है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। 2018 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% वृद्धि का अनुमान है, किसके द्वारा, अनटैड के द्वारा ये अनुमान है। और 2017 में 6.2% का अनुमान है। 2017 में जो वृद्धि रही है वो इनके द्वारा 6.2% का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो आपके नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमिकल इश्यूज से लिए गए हैं। आपने पूरा वीडियो आई होप देखा है लास्ट तक, तो आप समझ सकते हो कि सारे पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर कोई नोट्स बना रहे हैं तो इनको लिखते जाइए, अदरवाइज ये जो पीडीएफ है ये आप जो मेरा फेसबुक ग्रुप है टारगेट यूपीपीएससी 2018 वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, है ना। इसके अलावा जो टेलीग्राम का ग्रुप है मेरा, वहाँ पर इसको वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो आप कैसे सर्च करोगे, बहुत लोग पूछते हैं, लिंक नहीं है, पब्लिक ग्रुप है, ऐसा कोई लिंक नहीं है। आप सर्च बॉक्स में ऊपर गेट सर्किल डालना, बस आपको ये मेरा ग्रुप मिल जाएगा, गेट सर्किल, ठीक है, ग्रेट सर्किल डैश यूपी पीएससी ऐसे लिखा रहेगा।
तो उस ग्रुप को आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, दो सोर्सेज हैं मेरी पीडीएफ के, एक आप मेरा फेसबुक ग्रुप और ये ग्रुप है, इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मैंने इसका लिंक दिया है, डायरेक्ट आप जा सकते हैं और वहां से सारा कुछ डेटा उठा सकते हैं, पुरानी पीडीएफ बेस वहां पे आपको सारी मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी गेट सर्किल जो टेलीग्राम ग्रुप है, ये मैं हर एक वीडियो में इसलिए बताता हूँ, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए बोलता हूँ, पुराने तो उन लोगों को पता ही है, बहुत लोगों ने ज्वाइन कर रखा है तो वो वहां से उठा लेते हैं। तो ये चीज़ है। इसके अलावा आप जब फेसबुक पे इस पीडीएफ को आप वहाँ डाउनलोड करें तो एक लाइक जरूर कर दिया करिए प्लीज़, है ना। एक लाइक, आपके लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए, मेरे, है ना। तो आप जो है अगर वीडियो देखें लास्ट तक तो प्लीज़ 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 आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर पॉसिबिलिटी हो शेयर करने की तो आप प्लीज़ शेयर कर देना। बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पर इसको शेयर किया जा सकता है, और जो लोग नए हैं तो वो लोग तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।